हेलो दोस्तों। एमसीक्यू के थ्रू एनसीईआरटी को कवर करने की सीरीज में हम साइंस की बुक को जो कि क्लास 6 की है उसको कवर कर रहे थे। इसमें अभी तक हमने 8 चैप्टर को कवर कर लिया है और आज हम 9th चैप्टर जिसमें हम अपने दैनिक जीवन में जो पृथक्करण की अलग अलग विधियां हैं, जैसे आप देखेंगे छनन है, फिल्ट्रेशन है, फिर डिस्टिलेशन है, आसवन है, वाष्पीकरण है। इन सब विधियों का प्रयोग क्यों करते हैं और किन किन स्थितियों में इन सारी अलग अलग विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। मिश्रण कैसा होना चाहिए तो हम छनन का प्रयोग करेंगे, मिश्रण कैसा होना चाहिए तो हम आसवन का प्रयोग करेंगे। ये सारी बातें जानेंगे। तो इस पूरे इस सेशन में मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को की चर्चा करूंगा। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले आज के पहले सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल है, कौन सी विधि का उपयोग रेतीले पानी से शुद्ध जल प्राप्त करने में सबसे उपयुक्त है। तो आप देखें, जब पानी में रेत मिला होता है तो ये एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें रेत जो है वो अघुलनशील पदार्थ है। हमारे आसपास की सामग्रियों में मैंने आपको बताया था कि जो पदार्थ पानी में नहीं घुल पाते हम उनको अघुलनशील पदार्थ कहते हैं, और जो घुल जाते हैं उन्हें हम घुलनशील पदार्थ कहते हैं। तो चूंकि रेत एक अघुलनशील पदार्थ है तो पानी में ये मिक्स नहीं होता है। तो हम फिल्ट्रेशन के माध्यम से पानी और रेत को अलग कर सकते हैं। आप देख लीजिए, फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे। इस फिल्टर पेपर को हम इस तरीके से ग्लास में रखेंगे और इस फिल्टर पेपर से जब हम पानी को डालेंगे तो फिर अब पानी जो है वो यहाँ नीचे आ जाता है, ये आप देख सकते हैं पानी है, और फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये रेत बच जाता है। तो इस फिल्ट्रेशन के माध्यम से या छानन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं रेतीले पानी से। अब फिल्ट्रेशन के लिए कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एक तो मैंने आपको बताया कि फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल होता है, राइट? इसके अलावा आप देखेंगे फ़िल्ट्रेशन के लिए आप कपास का इस्तेमाल भी होता है, कॉटन कहते हैं हम जिसे। इसके अलावा आप देखेंगे चारकोल का इस्तेमाल भी होता है। तो ये कई सारी अलग-अलग सामग्रियाँ हैं जिनका इस्तेमाल हम फ़िल्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, जो हमने फ़िल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे हमने इस मिश्रण के लिए इस्तेमाल किया जिसमें विलायक में जो भी रेत था वो क्या था, अघुलनशील था। तो मिश्रण में एक पदार्थ क्या होगा, अघुलनशील होगा, तब जाके हम फ़िल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और एग्ज़ाम्पल आप डेली लाइफ़ में देखते हैं, चाय से पत्ती का निकालना, है ना? हम फ़िल्ट्रेशन के थ्रू ही क्या करते हैं, छलनी से हम पत्ती को अलग कर देते हैं, चाय को अलग कर देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल असर्शन रीजन का सवाल है, और ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि असर्शन के बाद आप क्योंकि लगा दें। इससे क्या होता है, जो कारण है वो कारण आपके कथन की पुष्टि करता है या नहीं करता है, ये आप समझ पाते हैं। तो कथन है कि नमक को समुद्र के पानी से वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है जबकि नमक अवशेष में रह जाता है, ये भी ठीक है। अब देखेंगे कि हमारे देश में गुजरात, तमिलनाडु, इन सब इलाकों में क्या होता है कि समंदर के पानी से नमक बनाया जाता है, और इस नमक को बनाने की प्रक्रिया में वाष्पीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट सेशन में मैंने आपको वाष्पीकरण के बारे में बताया था कि वाष्पीकरण क्या होता है। तो देखिए, जो वाष्पीकरण को हम इवेपोरेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो जब आप नमक युक्त समंदर के पानी को गर्म करते हैं, उसको इवेपोरेट करते हैं, तो जो समंदर का पानी है वो पानी तो वाष्पीकृत हो जाता है, वहीं जो अवशेष है, अवशेष के रूप में हमें क्या मिलता है, नमक मिलता है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की अच्छे तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। तो आप देखेंगे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी स्थिति में चुंबकीय पृथक्करण उपयोगी है। अब देखिए, हमारे आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती है उन सारी कई चीज़ों का मिश्रण हमें देखने को मिल सकता है। तो जब कभी मिश्रण में चुंबकीय पदार्थ हो तो हम ऐसे मिश्रण को चुंबकीय पृथक्करण के माध्यम से अलग कर सकते हैं। ऐसे मिश्रण के अवयवों को चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पृथक्करण की विधि से अलग कर सकते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबक आकर्षित कर सकता है ना? तो आप देखेंगे कि जो चावल और कंकड़ तो नहीं होगा, नमक और पानी नहीं होगा,
लोहे की बुराद और रेत को अलग करने में हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि लोहे जो है, लोहे की बुराद जो है वो एक चुंबकीय पदार्थ है ना। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। मैं अब बस आपसे गुजारिश ये करूंगा कि हम किन विधियों का इस्तेमाल किन स्थितियों में करते हैं, ये आप समझ लें। तब जाके क्या होगा, इस पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है कौन सी? छनन, संघनन, वाष्पीकरण या अवसादन? तो आप देखेंगे, जब वायुमंडल से जल वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होकर ये वायुमंडल में आर्द्रता के रूप में या जलवाष्प के रूप में चला जाता है। अगर हम इस जलवाष्प का संघनन करें तो इस संघनन के पश्चात हमें शुद्ध जल मिलेगा। तो वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हम वायुमंडल से शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं? तो संघनन। ठीक है। माफ कीजिएगा। संघनन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अवसादन यानी सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया सबसे अधिक उपयोगी है बड़े और छोटे दानों को अलग करने में? जी नहीं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम चालनी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सीविंग कहते हैं। ठीक है। इसमें जैसे आप देखते हैं ना, आटे से चोकर को अलग किया जाता है। दूसरा है अघुलनशील भारी पदार्थों को पानी से अलग करने में, ये ठीक है। अगला है दो घुलनशील द्रवों को अलग करने में, बिल्कुल नहीं। नमक और चीनी के मिश्रण को अलग करने में, जी नहीं। देखिए, दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो सही है, अघुलनशील भारी पदार्थों को अलग करने में। तो किसी विलयन में जब कोई ऐसा पदार्थ मिला हो जो कि अघुलनशील हो, और अघुलनशील होने के साथ साथ वो क्या हो, भारी भी हो, ताकि वो पानी की तली में ऐसे बैठ पाए। देखिए आप, तो ये एक विलयन है। इसमें क्या है, ऊपर में पानी है, नीचे में जो सैंड है या रेत है वो आप देखते हैं कि जम गया है। तो सेडिमेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब में जिसमें किसी भी मिश्रण को या किसी विलयन में से जो भारी अघुलनशील पदार्थ होता है उसको अलग किया जाता है। और सेडिमेंटेशन के बाद जब इस पानी को निकाल लिया जाता है, अब रेत नीचे जम गया तो हम पानी को क्या करेंगे, ऐसे बीकर को टेढ़ा करके निकाल लेंगे पानी को। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। पहले सेडिमेंटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, रेत को नीचे जमाते हैं, और फिर पानी को जब हम निकाल लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन, और हिंदी में हम इसको कहते हैं निस्तारण। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल असर्शन रीजन का सवाल है, माफ कीजिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। पहला स्टेटमेंट है कि आसवन में वाष्पीकरण और संघनन दोनों प्रक्रियाओं का उपयोग होता है। दूसरा स्टेटमेंट है आसवन केवल घुलनशील ठोस और द्रव को अलग करने के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर आसवन विधि क्या है। आसवन को हम इंग्लिश में डिस्टिलेशन कहते हैं। अब मैं बार बार इंग्लिश टर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्पेशली हिंदी में, है ना। तो इसलिए अगर आपको इंग्लिश का टर्म भी पता होगा तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन, इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ के आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये स्पेशली आप देखेंगे यूपीएससी में बहुत होता है। तो आसवन एक ऐसी विधि है जिसमें पहले वाष्पीकरण करके द्रव को अलग किया जाता है, फिर दोबारा उसका संघनन करके उसको पृथक कर लिया जाता है ना। तो आसवन में वाष्पीकरण और संघनन, ये दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती है। और आसवन जो है, दूसरा जो स्टेटमेंट था कि आसवन केवल घुलनशील ठोस और द्रव को अलग करने के लिए प्रयोग होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आसवन की एक और विधि है जिसे हम प्रभाजी आसवन, या इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग द्रवों के मिक्सचर को, द्रवों के मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि के माध्यम से अलग किया जाता है। तो केवल घुलनशील ठोस और द्रव को ही नहीं, बल्कि दो घुलनशील द्रवों को भी आसवन विधि के माध्यम से अलग किया जा सकता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो देखिए, इसमें अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। ऊर्ध्वपाती पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम गर्म करते हैं तो वो सीधे सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये एक ठोस है और इसको गर्म करने पे ये सीधे सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को हम अलग करने के लिए सीधा ऊर्ध्वपातन विधि का इस्तेमाल करेंगे, सब्लिमेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे अमोनियम क्लोराइड तो गैस बन जाएगा और हमारे पास नमक बचा रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल असर्शन रीजन का सवाल है। कथन है कि दूध से मलाई अलग करने के लिए अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूशन सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, अब सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग होता है, ये ठीक है। कारण है हल्के घटक बाहर और भारी घटक भीतर आ जाते हैं। तो देखिए, कथन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं, जब दूध से मलाई बनाई जाती है तो बार बार उसको घुमाया जाता है। घुमाने से क्या होता है, जो भारी घटक होते हैं वो अंदर में रह जाते हैं और जो मलाई है जो कि दूध से हल्की होती है, तो मलाई ऊपर आ जाती है। तो हल्के घटक बाहर आ जाते हैं, भारी घटक भीतर ही रुक जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अपकेंद्रण। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और जो कारण है वो कथन की अच्छे तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तेल और पानी को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा विभाजक फनल। हम इसको सेपरेटिंग फनल कहते हैं। दरअसल देखिए कि तेल और पानी इन दोनों के घनत्व में अंतर होने के कारण जो है तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो हम किसी बीकर में नीचे से एक सेपरेटिंग फनल लगा के क्या करेंगे, तेल को, मान लीजिए ये तेल है, ठीक है, ये माफ कीजिएगा, ये पानी है और ये ऊपर वाला तेल है। तो हम क्या करेंगे, एक सेपरेटिंग फनल लगा के पानी को नीचे से ऐसे निकाल लेंगे और उसके पश्चात हमारे पास क्या बचेगा, बीकर में सिर्फ और सिर्फ बचेगा तेल। तो हम विभाजक फनल का इस्तेमाल करके तेल और पानी को अलग कर सकते हैं और इसके लिए हम घनत्व में अंतर का फायदा उठाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि रेत और चावल मिले हों तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो चावल को रेत से अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चालनी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चालनी विधि का जो इस्तेमाल है ऐसे मिश्रण को अलग करने में होता है जहां पे मिश्रण के कणों में, कणों के आकार में हमें अंतर देखने को मिलता है। तो इस कणों के आकार में अंतर के कारण हम रेत और चावल को अलग कर सकते हैं चालनी से। इससे क्या होगा, जो रेत है वो निकल के बाहर चला जाएगा और जो चावल हमारे पास बचा रह जाएगा। तो हम छनन विधि, इसको हम क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं, इसी को हम चालनी विधि भी कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चीनी के घोल से चीनी अलग करने का सही तरीका क्या है? तो आप देखेंगे, चीनी के घोल से चीनी को अलग करने का सही तरीका है वाष्पीकरण। आप चीनी के घोल से, जब चीनी के घोल को जब गर्म करते हैं तो पानी वाष्पीकृत हो जाता है और हमारे पास क्या बच जाता है, चीनी बच जाता है। तो इस तरीके से वाष्पीकरण का इस्तेमाल करके हम चीनी के घोल से चीनी को अलग कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल ऐसे मिश्रण को अलग करने में होता है, पृथक करने में होता है, जहाँ पे मिश्रण का कोई ना कोई एक अवयव चुंबकीय गुण रखता हो। ठीक है। अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल हम देखते हैं दूध से मलाई को अलग करने में होता है। फिर जो छनन विधि है, अभी हमने देखा सीविंग, इसका इस्तेमाल चावल से रेत को अलग करने में होता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल असर्शन रीजन का सवाल है। कथन है कि नदियों के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए छानन यानी कि फिल्ट्रेशन, इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, क्योंकि छानन से अघुलनशील अशुद्धियां हट जाती है। देखिए, आप अगर लिटरल सेंस में बात करेंगे तो ये कथन गलत है, लेकिन चूंकि ये 6th क्लास की बुक है तो 6th क्लास की बुक को हम उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो नदियों के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए हम फिल्ट्रेशन के माध्यम से जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं, जो पानी में घुल नहीं पाते हैं, अघुलनशील पदार्थ, हम इन पदार्थों को फिल्ट्रेशन के माध्यम से अलग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, अघुलनशील अशुद्धियां हट जाती है। तो आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। तो दोनों सही है और कारण ही इसकी व्याख्या है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मिश्रण को ऊर्ध्वपातन से अलग किया जा सकता है? नमक और रेत, आयोडीन और रेत, चीनी और पानी, तेल और पानी।
तो ऊर्ध्वपातन के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो आयोडीन एक ऐसा पदार्थ है जो कि ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कर्पूर है। इसके अलावा मैंने इसी सेशन में आपको बताया थोड़े टाइम पहले आपको बताया अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम NH4Cl से लिखते हैं। ये भी एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। तो आयोडीन और रेत के मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन के माध्यम से अलग कर सकते हैं, क्योंकि आयोडीन जो है वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेत बच जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। इसमें हम देखते हैं कि छलनी से यानी सीविंग से आटा और भूसी को अलग किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, हम रोज अपने घरों में ऐसा करते हुए देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है छलनी द्वारा केवल तरल पदार्थ अलग होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आटा और भूसी में से तरल पदार्थ कौन सा है? कोई भी नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कपास, चारकोल और रेत का प्रयोग किया जाता है वाष्पीकरण में, निस्यंदन में, आसवन में और ऊर्ध्वपातन में। तो दोस्तों इस सेशन के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में कई सारी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम एक तो फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर पेपर के साथ साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको वहाँ पे बताया था, कपास का इस्तेमाल करते हैं। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम रेत का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी सामग्रियों का इस्तेमाल कर हम फिल्ट्रेशन में करते हैं, और फिल्ट्रेशन को ही हम शुद्ध रूप में क्या कहते हैं, निस्यंदन। और तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल है असर्शन रीजन का। कथन है गंदे पानी से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए फिल्ट्रेशन का प्रयोग किया जा सकता है। अब जा सकता है तो ये सही है। कारण क्या है, क्योंकि यह अशुद्धियों को जल में घुला रहने देता है। अब किया जा सकता है, अब क्योंकि यह अशुद्धियों को जल में घुला रहने दे सकता है। अब फिल्ट्रेशन से हम क्या करते हैं, केवल जो अघुलनशील अशुद्धियां हैं, इन अघुलनशील अशुद्धियों को ही हम अलग कर पाते हैं। जो घुलनशील अशुद्धियां हैं वो अभी भी जल में मिली हुई रहती हैं। तो कारण तो ठीक है, स्टेटमेंट ये भी ठीक है, लेकिन ये जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। और अगर आप सही तरीके से देखें तो गंदे पानी से अगर शुद्ध जल प्राप्त करना है तो फिल्ट्रेशन का प्रयोग भी सीमित हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि गंदे पानी में अशुद्धियां केवल अघुलनशील नहीं होती, इसके साथ साथ घुलनशील अशुद्धियां भी हमें देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अगला सवाल है कौन कौन सी प्रक्रिया मिट्टी के बर्तन बनाने से संबंधित है? तो मिट्टी के बर्तन बनाने से संबंधित जो प्रक्रिया वो है अवसादन, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब इसमें कैसे होता है देखिए, पहले क्या करते हैं, जो कुम्हार होते हैं वो मिट्टी और पानी को मिक्स कर देते हैं और उसका घोल बना के एक बर्तन में रख देते हैं, और बर्तन में जो फिर जो मिट्टी है वो नीचे उसका अवसादन हो जाता है, उसका सेडिमेंटेशन हो जाता है, और पानी ऊपर में बचा रह जाता है। ठीक है। अब इस पानी को निकाल दिया जाता है। तो ये जो अवसादी रूपी मिट्टी है, ये अवसाद रूपी जो मिट्टी है, ये बहुत ही बारीक कणों वाली होती है, और इस बारीक कणों वाली मिट्टी से कुम्हार बहुत अच्छे बर्तन बना पाता है, आसानी से बर्तन बना पाता है। तो अवसादन प्रक्रिया का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने से संबंधित है। अगला सवाल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कच्चे तेल को अलग अलग घटकों में विभाजित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो आप देखेंगे कि पेट्रोलियम को अलग अलग घटकों से मिलके बनाया जाता है। माफ कीजिएगा, पेट्रोलियम जो है वो अलग अलग घटकों से मिलके बना होता है। इसमें कई प्रकार के द्रव शामिल होते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के द्रवों को, जैसे डीजल हो गया, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, जैसे आपका देखेंगे केरोसिन हो गया, तो इन सभी द्रवों को अलग अलग करने के लिए जो भिन्नात्मक आसवन है, इसी को हम प्रभाजी आसवन भी कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसको समझते हैं। दरअसल क्या होता है, अलग अलग द्रवों का क्वथनांक अलग अलग होता है। ठीक है। डीजल का क्वथनांक अलग होगा। क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया है, जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ उबलना शुरू कर दे, जिस पदार्थ पर कोई भी द्रव गैस में परिवर्तित होना शुरू कर दे,
उसको हम क्वथनांक कहते हैं। तो डीजल का क्वथनांक अलग है, पेट्रोल का क्वथनांक अलग है, केरोसिन का क्वथनांक अलग है। तो जब पेट्रोलियम को अलग अलग तापमान पे गर्म किया जाता है तो हमें अलग अलग द्रव मिलते हैं, है ना, क्योंकि इनके बीच क्वथनांक का अंतर होता है। तो इसी क्वथनांक के अंतर का फायदा उठा के हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से पेट्रोलियम में कच्चे तेल को जो है वो अलग अलग घटकों में विभाजित करते हैं। अगला सवाल है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। पहला स्टेटमेंट है, समुद्र के पानी से पीने योग्य पानी बनाने के लिए आसवन का प्रयोग किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि आसवन विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें पहले वाष्पीकरण किया जाता है और वाष्पीकरण करने के बाद जो जलवाष्प है उस जलवाष्प का संघनन किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि इस समुद्र के पानी से पीने योग्य पानी बनाने के लिए जब हम जलवाष्प को वाष्पीकरण से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो जो नमक बच जाएगा उसको साइड कर देंगे और फिर इसी जलवाष्प का संघनन करके हम पीने योग्य पानी बना सकते हैं। दूसरा कथन है सॉरी, इसमें जल को वाष्पित कर पुनः संघनित किया जाता है। तो ये भी मैंने अभी आपको बताया, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लोहे की बुराद और गंधक का मिश्रण किस तरीके से अलग किया जा सकता है? छनन से, चुंबकीय पृथक्करण से, छानन से यानी फिल्ट्रेशन से, और या फिर वाष्पीकरण से। तो चूंकि लोहे की बुराद एक चुंबकीय पदार्थ है, तो ऐसा मिश्रण जिसमें उसके एक अवयव चुंबकीय पदार्थ हो, इस मिश्रण को हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कथन और कारण का। तो निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, निस्यंदन से घुला हुआ नमक पानी से अलग हो जाता है फिल्ट्रेशन से। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल ऐसे मिश्रण के पृथक्करण में किया जाता है जहां पे जो मिश्रण के अवयव हैं वो अघुलनशील है। ठीक है, नमक है पानी में घुलनशील है, तो हम निस्यंदन से पानी नमक को पानी से अलग नहीं कर सकते। तो कथन ही गलत हो गया। कारण वाला देखते हैं, फिल्टर पेपर नमक के अणुओं को रोक लगाता है। कोई नमक जब घुल जाएगा तो फिल्टर पेपर उसको नहीं रोक सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, तेल और पानी के मिश्रण को अलग करने का क्या सिद्धांत है? उनके घनत्व का अंतर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चूंकि तेल और पानी के घनत्व में अंतर होता है, इसलिए तेल पानी के साथ मिक्स नहीं हो पाता। तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो हम विभाजक फनल विभाजक फनल का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, पानी और तेल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं, जिसको मैंने इसी चैप्टर में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, चीनी को गन्ने के रस से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? तो चीनी को गन्ने के रस से प्राप्त करने की प्रक्रिया है वाष्पीकरण। क्योंकि जब हम गन्ने के रस को वाष्पीकृत करते हैं तो गन्ने के रस से पानी उड़ जाता है और हमारे पास क्या बच जाता है, चीनी, जो कि हमें क्रिस्टल के रूप में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो स्टेटमेंट है। पहला है, समुद्र से नमक प्राप्त करना वाष्पीकरण का उदाहरण है। मैंने आपसे कई बार अभी तक इस सेशन में चर्चा किया है, तो ये सही है। दूसरा है, चीनी के घोल से चीनी प्राप्त करना भी उसी सिद्धांत पर आधारित है। अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो चीनी का घोल होता है उसमें अगर हम वाष्पीकृत करते हैं तो उसमें से पानी उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। माफ कीजिएगा, अगला सवाल है असर्शन रीजन का। अपकेंद्रण का उपयोग दूध से मक्खन निकालने में होता है। मैंने आपको बताया था, सेंट्रीफ्यूगेशन इसको कहते हैं। दूध से मक्खन निकालने में अपकेंद्रण का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो भारी पदार्थ होते हैं वो जमे रह जाते हैं और हल्के पदार्थ बाहर की तरफ आ जाते हैं। अपकेंद्रण का उपयोग दूध से मक्खन निकालने में होता है, सही है, क्योंकि अपकेंद्रण से हल्के और भारी घटक अलग अलग हो जाते हैं। कारण भी सही है, कथन भी सही है, और कारण पढ़ के हमें पता लग रहा है कि जो वो कथन है उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नमक और चीनी के मिश्रण को अलग करना कठिन होता है क्योंकि दोनों जल में घुलनशील है। आप देखेंगे, अगर पानी और चीनी को अगर मिलाएं, या पानी नमक, तो ये दोनों ही, चीनी और नमक दोनों ही पानी में घुल जाते हैं। इसलिए नमक और चीनी के मिश्रण को अलग करना कठिन होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साफ जल प्राप्त करने के लिए जल शोधन संयंत्रों में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो सबसे पहले आप देखेंगे, अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवसादन और जमावट का इस्तेमाल करते हैं।
है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का अलग अलग आंसर हो सकता है। अब मान लीजिए अगर किसी शोधन संयंत्र में अगर आपको सबसे पहले सेडिमेंटेशन करना होगा, क्योंकि उसमें हो सकता है कि अघुलनशील अशुद्धियां ज्यादा हो, अघुलनशील प्लस भारी अशुद्धियां ज्यादा हो, तो हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन और जमावट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में दो स्टेटमेंट है, जिसमें पहला है वाष्पीकरण केवल तरल को वाष्प में बदलता है। ये ठीक है। स्टेटमेंट दो, वाष्पीकरण का प्रयोग नमक को अलग करने में होता है। ये भी ठीक है। अब केवल तरल को वाष्प में बदलता है, यहाँ पे आपको लग सकता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो गलत होगा। देखिए, अगर तरल गैस में बदलता है तो हम इसको वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। लेकिन अगर ठोस गैस में बदल जाए तो हम इसको वाष्पीकरण नहीं कहते, हम इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। तो तरल वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और ठोस का वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। वाष्पीकरण का प्रयोग नमक को अलग करने में होता है, क्योंकि नमकीन पानी में से नमक जो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाता है और हमारे पास सिर्फ नमक बचता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है असर्शन रीजन का। कथन है कि निस्यंदन प्रक्रिया यानी फिल्ट्रेशन प्रक्रिया केवल अघुलनशील पदार्थों को हटाती है। ये बिल्कुल ठीक है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की, क्योंकि घुलनशील पदार्थ फिल्टर से गुजर जाते हैं। कारण भी सही है और ये जो कारण है वो कथन की सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि फिल्ट्रेशन के माध्यम से हम केवल अघुलनशील अशुद्धियों को हटा पाते हैं। घुलनशील पदार्थ फिल्टर से होकर गुजर जाते हैं और इन घुलनशील पदार्थों को दोबारा निकालने के लिए हमें वाष्पीकरण या आसवन विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और यह व्याख्या भी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के कई क्षेत्रों में जल शोधन हेतु रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक अपनाई जाती है। यह मुख्यतः किस आधार पर काम करती है? अब देखिए, यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने से पहले आपको ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। देखिए, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी विलायक में, विलायक यानी कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें हम किसी भी चीज को घुलाते हैं। तो किसी भी विलायक में आप देखेंगे जो जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होता है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ नॉर्मली क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्यूट होता है, माफ कीजिएगा, ये क्या होता है? फ्लो होता है। तो नॉर्मली क्या होता है किसी भी विलियन में, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो सॉल्यूट होता है वो फ्लो होता है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हम हाई प्रेशर और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि हम लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले की तरफ हम इसको सॉल्यूट को भेजते हैं। तो इससे ये होता है कि जो छोटी से छोटी अशुद्धियां होती है वो भी निकल जाती है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हम देखते हैं हाई प्रेशर और अर्ध पारगम्य झिल्ली का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रक्रिया के द्वारा जल का शोधन किया जाता है। आप हमारे घर में देखते होंगे जो आरओ लगा होता है, तो वो आरओ का फुल फॉर्म यही रिवर्स ऑस्मोसिस है। उसमें इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें जो ऑस्मोसिस होता है उसके उल्टा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जल को भेजा जाता है। इससे क्या होता है, छोटी से छोटी अशुद्धियां भी बाहर आ जाती है। तो दोस्तों, इस सेशन में हमने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा। हमने कई सारी विधियों के बारे में देखा कि हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से और किन किन स्थितियों में इन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए लाभदायक रहा। जाने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जाने से पहले इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, आप खुद से अगर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पर मेरी सारी वीडियोज़ के पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।